चैप्टर 15 विज्ञान और साम्राज्य का गठबंधन। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? ये वो सवाल है जो आधुनिक युग के शुरुआती दौर के अनेक खगोलविदों की जिज्ञासा का विषय हुआ करता था। खासतौर से तब के बाद से जब कोपरनिकस ने ये प्रतिपादित कर दिया था कि सृष्टि के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। अनेक खगोलविदों और गणितज्ञों ने इस दूरी की गणना करने की कोशिश की, लेकिन उनकी पद्धतियों ने व्यापक तौर पर अलग अलग नतीजे पेश किए। अंततः इसे मापने का एक विश्वसनीय तरीका 18वीं सदी में उपलब्ध कराया गया। हर कुछ वर्षों के अंतराल से शुक्र ग्रह सीधा सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है। इसके गुजरने की अवधि में उस वक्त फर्क पैदा होता है जब इसे पृथ्वी की सतह के अलग अलग बिंदुओं से देखा जाता है। इसकी वजह उस कोण का मामूली सा फर्क होता है जिस कोण से उसे देखा गया होता है। अगर विभिन्न महाद्वीपों से उसके गुजरने की एक ही प्रक्रिया के कई ऑब्जर्वेशंस किए जाते तो सूर्य से हमारी ठीक ठीक दूरी की गणना के लिए सरल सी ट्रिग्नोमेट्री भर की जरूरत थी। तब खगोलविदों ने पूर्वानुमान लगाया कि शुक्र अगली बार 1761 और 1769 में सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरेगा। इसलिए गुजरने की इस प्रक्रिया का यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग बिंदुओं से अवलोकन करने के लिए यूरोप से दुनिया के 4 कोनों में अभियान दल भेजे गए। 1761 में वैज्ञानिकों ने गुजरने की इस प्रक्रिया का ऑब्जर्वेशन साइबेरिया, उत्तरी अमेरिका, मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका से किया। जब 1769 की गुजरने की प्रक्रिया का वक्त करीब आया तो यूरोप के वैज्ञानिक समुदाय ने तब तक के सबसे बड़े उद्यम की योजना बनाई और वैज्ञानिकों को सुदूर कनाडा और कैलिफोर्निया, जो तब एक बीहड़ था, तक भेजा गया। द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ नेचुरल नॉलेज ने निष्कर्ष निकाला कि इतना काफ़ी नहीं है। एकदम सटीक परिणाम हासिल करने के लिए किसी खगोलविद को दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर तक भेजना अनिवार्य था। रॉयल सोसाइटी ने एक प्रख्यात खगोलविद चार्ल्स ग्रीन को टहीटी भेजने का फैसला किया और इसके लिए आवश्यक उद्यम तथा पैसे के मामले में कोई कसर नहीं रख छोड़ी। लेकिन चूंकि वो इतने खर्चीले अभियान पर पैसा लगा रही थी, इस अभियान का उपयोग मात्र एक खगोलीय ऑब्जर्वेशन के लिए करना कोई खास मायने नहीं रखता था। इसलिए अलग अलग अनुशासनों से जुड़े 8 अन्य वैज्ञानिकों के एक दल को भी ग्रीन के साथ भेजा गया, जिस दल का नेतृत्व वनस्पति विज्ञानी जोसेफ बैक्स और डेनियल सोलेंडर ने किया। इस दल में कुछ खास कलाकारों को भी शरीक किया गया, जिन्हें उन नए स्थलों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं और लोगों के चित्र बनाकर लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनसे इन वैज्ञानिकों की मुलाकात निश्चित रूप से होनी थी। बैक्स और रॉयल सोसाइटी के लिए जितने उन्नत किस्म के वैज्ञानिक उपकरण खरीद पाना संभव था, उतने उन्नत उपकरणों से इस अभियान दल को लैस कर इसकी कमान कैप्टन जेम्स कुक को सौंपी गई, जो एक अनुभवी नाविक होने के साथ साथ दक्ष भूगोलविद और निर्वंश विज्ञानी भी था। अभियान दल 1768 में इंग्लैंड से रवाना हुआ। इसने 1769 में टहीटी से शुक्र के गुजरने की प्रक्रिया का ऑब्जर्वेशन किया, प्रशांत महासागर के अनेक द्वीपों की खोज की, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा की और 1971 में इंग्लैंड लौट आया। यह अपने साथ बहुत बड़ी तादाद में खगोलीय, भौगोलिक, मौसम वैज्ञानिक, वानस्पतिक, जीव वैज्ञानिक और निर्वंश वैज्ञानिक आंकड़े लेकर आया। इसकी खोजों ने अनेक अनुशासनों में महत्वपूर्ण योगदान किया। दक्षिण प्रशांत महासागर के विस्मयकारी किस्सों ने यूरोपीय लोगों की कल्पना को भड़काया और प्रकृति विज्ञानियों तथा खगोलविदों की भावी पीढ़ियों को प्रेरणा दी। कुक अभियान दल से लाभान्वित होने वाला एक क्षेत्र चिकित्सा का था। उस जमाने में सुदूर तटों के सफ़र पर निकलने वाले जहाज़ों को मालूम होता था कि उनके चालक दल के आधे से ज़्यादा सदस्य सफ़र के दौरान मर जाएंगे। इन मौतों की वजह नाराज स्थानीय निवासी, दुश्मनों के युद्धपोत या घर की याद नहीं होती थी। वजह थी वो रहस्यमय बीमारी जिसे स्कर्वी के नाम से जाना जाता था। इस बीमारी के शिकार लोग सुस्त और उदास हो जाया करते थे और उनके मसूड़ों तथा दूसरे कोमल ऊतकों से खून आने लगता था।
जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती थी उनके दांत झड़ने लगते थे, उनके शरीर में फोड़े निकलने लगते थे, वे हरारत और पीले से ग्रस्त रहने लगते थे और अपने अंगों पर से नियंत्रण खोने लगते थे। अनुमान है कि 16वीं से 18वीं सदी के बीच स्कर्वी ने लगभग 20 लाख नाविकों की जान ले ली थी। इस बीमारी की वजह कोई नहीं जानता था और किसी भी तरह की चिकित्सा कर ली जाए, लेकिन नाविकों का बड़ी तादाद में मरना जारी रहता था। क्रांतिकारी परिवर्तन आया। 1747 में जब एक अंग्रेज चिकित्सक जेम्स लिंड ने इस बीमारी के शिकार नाविकों पर एक नियंत्रित प्रयोग किया। उसने उन्हें कई समूहों में बांटा और हर समूह का अलग अलग तरह से उपचार किया। एक समूह को नींबू संतरा जैसे खट्टे फल के निर्देश दिए, जो स्कर्वी की आम चिकित्सा मानी जाती थी। इस समूह के लोग जल्दी ही ठीक हो गए। लिंड नहीं जानता था कि इन खट्टे फलों में वो कौन सी चीज़ थी जिसकी कमी नाविकों के शरीर में होती थी, लेकिन हम जानते हैं कि ये विटामिन सी है। उस जमाने के आम जहाजी भोजन में उपलब्ध चीज़ों में उल्लेखनीय रूप से इस अनिवार्य पोषक तत्व का अभाव हुआ करता था। इन लंबी यात्राओं के दौरान नागरिक आमतौर से बिस्किट्स और सूखे गौमांस पर गुजारा करते थे और फल या सब्जियां लगभग नहीं खाते थे। शाही नौसेना को लिंड के प्रयोग पर यकीन नहीं था, लेकिन जेम्स कुक को था। उसने इस डॉक्टर को सही साबित करने का निश्चय कर लिया। उसने अपनी नाव में बड़ी तादाद में खट्टी गोभी लदवाई और अपने नाविकों को आदेश दिया कि जब भी अभियान दल किसी तट पर उतरे तो सारे नाविक भरपूर फल और सब्जियां खाएं। कुक का एक भी नाविक स्कर्वी का शिकार होकर नहीं मरा। बाद के दशकों में दुनिया की सारी नौसेनाओं ने कुक के इस जहाजी भोजन को अपनाया और इस तरह असंख्य नाविकों और समुद्री यात्रियों की जानें बच सकी। लेकिन कुक के अभियान का एक और भी नतीजा निकला जो बहुत कम हितकारी था। कुक सिर्फ एक अनुभवी नाविक और भूगोलविद ही नहीं था, बल्कि नौसेना का एक अधिकारी भी था। रॉयल सोसाइटी ने इस अभियान के एक बड़े हिस्से के लिए धन मुहैया कराया था, लेकिन स्वयं जहाज शाही नौसेना द्वारा उपलब्ध कराया गया था। नौसेना के जहाज पर हथियारों से सुसज्जित 85 नाविक और नौसैनिक भी नियुक्त किए गए थे और जहाज को तोपों, बंदूकों, बारूद और अन्य हथियारों से लैस किया था। इस अभियान दल द्वारा इकट्ठी की गई ज़्यादातर जानकारी खास तौर से खगोल वैज्ञानिक, भौगोलिक, मौसम वैज्ञानिक और मानविकीय सूचनाओं का स्पष्ट राजनीतिक और सैन्य महत्व था। स्कर्वी के कारगर इलाज की खोज ने दुनिया के महासागरों पर अंग्रेज़ों के कंट्रोल और दुनिया की दूसरी तरफ के हिस्सों में अंग्रेजी सेनाएं भेजने में बहुत बड़ा योगदान किया। कुक ने ब्रिटेन के लिए उनमें से अनेक द्वीप और मुल्क, खास तौर से ऑस्ट्रेलिया उपलब्ध कराए, जिनकी उसने खोज की थी। कुक अभियान ने दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर पर अंग्रेज़ों के कब्जे के लिए ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड की जीत के लिए इन नए उपनिवेशों में लाखों यूरोपीय लोगों को बसाने के लिए और इन उपनिवेशों की मूल संस्कृतियों और वहाँ की अधिकांश स्थानीय आबादियों के विनाश के लिए नींव रखी। कुक अभियान के बाद की सदी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ज़्यादातर उपजाऊ ज़मीनें इन यूरोपीय उपनिवेशों द्वारा उनके पिछले निवासियों से छीन ली गई। स्थानीय आबादी 90% तक घट गई और जो लोग बचे रह गए उन्हें नस्लवादी अत्याचार की कठोर शासन व्यवस्था के अधीन कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों और न्यूजीलैंड के माओरिसों के लिए कुक अभियान एक ऐसी तबाही की शुरुआत थी जिससे वे कभी नहीं उबर सके। इससे भी ज़्यादातर बदतर नियति तस्मानिया के मूल निवासियों की हुई। अपने वैभवशाली एकांत में 10,000 सालों तक जीवित बने रहने के बाद वे कुक के आगमन की एक सदी के भीतर ही पूरी तरह निस्तो नाबूद हो गए। उनमें से एक भी पुरुष, स्त्री और बच्चा बचा नहीं रह सका। यूरोपीय आबादियों ने पहले उन्हें द्वीप के सबसे समृद्ध हिस्सों से खदेड़ा और फिर बचे खुचे उजाड़ों तक को हथियाने के लालच में उन्हें सिलसिलेवार तरीके से ढूंढ कर मार डाला। मुट्ठी भर बचे लोगों को खदेड़कर एक ईसाई बंदी शिविर इवेंजेलिकल कंस्ट्रक्शन कैंप में ले जाया गया, जहां नेकनीयत लेकिन सर्वथा
अनुदार मिशनरियों ने उन्हें आधुनिक दुनिया के तौर तरीकों में दीक्षित करने की कोशिश की। तस्मानियों को पढ़ना और लिखना सिखाया गया। उन्हें ईसाइयत और विभिन्न किस्म की उत्पादक दक्षताओं जैसे कि कपड़े सिलना और खेती करना आदि का प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन उन्होंने सीखने से इनकार कर दिया। वे और भी अवसादग्रस्त होते गए। उन्होंने बच्चे पैदा करना बंद कर दिया। जीवन के प्रति उनकी सारी दिलचस्पियां समाप्त हो गई और अंततः उन्होंने विज्ञान और प्रगति से निकल भागने का रास्ता चुना, मौत। विज्ञान और प्रगति ने मरने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंतिम तस्मानियों के शव विज्ञान के नाम पर मानव शास्त्रियों और संग्राहकों द्वारा जब्त कर लिए जाते, उनकी चीरफाड़ की जाती, उन्हें नापा तोला जाता और विद्वतापूर्ण लेखों में उनका विश्लेषण किया जाता। इसके बाद उनकी खोपड़ियाँ और कंकाल संग्रहालयों और मानविकीय संग्रहों में प्रदर्शित की जाती। 1976 में जाकर ही तस्मानियन म्यूजियम ने अंतिम मूल तस्मानियाई टुगानिनी का कंकाल दफनाए जाने के लिए सौंपा था, जिसकी मृत्यु 100 साल पहले हुई थी। इंग्लिश रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स उसकी चमड़ी और बालों के नमूने को 2002 तक रखा। कुक का जहाज सैन्य बल द्वारा संरक्षित एक वैज्ञानिक अभियान था। यह एक ऐसा सैन्य अभियान था जिसमें थोड़े से वैज्ञानिक पुछल्ले की तरह शामिल थे। ये उसी तरह का सवाल है कि आपका पेट्रोल टैंक आधा खाली है या आधा भरा है। वो अभियान दोनों ही तरह का था। वैज्ञानिक क्रांति और आधुनिक साम्राज्यवाद अविभाज्य थे। कैप्टन जेम्स कुक और वनस्पति विज्ञानी जोसेफ बैक्स जैसे लोग विज्ञान और साम्राज्यवाद के बीच शायद ही अंतर कर सकते थे। ना ही ये अंतर बदकिस्मत टुगानिनी कर सकते थे। यूरोप क्यों? उत्तरी अटलांटिक के विशाल द्वीप के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण के एक विशाल द्वीप को जीत लिया। ये इतिहास की एक अत्यंत विचित्र घटना है। कुक के अभियान के पहले तक ब्रिटिश टापू और सामान्य तौर पर पश्चिमी यूरोप भूमध्य सागरीय दुनिया के सुदूर पिछड़े हुए क्षेत्रों से ज़्यादा कुछ नहीं थे। यहाँ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता। यहाँ तक कि पूर्व आधुनिक युग के एकमात्र महत्वपूर्ण यूरोपीय साम्राज्य रोमन साम्राज्य ने भी अपनी ज़्यादातर संपत्ति अपने उत्तरी अफ्रीकी, बाल्कन और मध्य पूर्वी प्रांतों से हासिल की थी। रोम के पश्चिमी यूरोपीय प्रांत एक दरिद्र वाइल्ड वेस्ट थे जो खनिजों और गुलामों के सिवा और कोई खास योगदान नहीं करते थे। उत्तरी यूरोप इतना उजाड़ और बर्बर था कि वो जीतने लायक भी नहीं था। सिर्फ 15वीं सदी के अंत में जाकर ही यूरोप महत्वपूर्ण सैन्य, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक घटनाओं का हॉट हाउस बना था। 1500 और 1750 के बीच पश्चिमी यूरोप ने गति पकड़ी और बाहरी दुनिया यानी 2 अमेरिकी महाद्वीपों और महासागरों का मालिक बना। तब भी यूरोप का एशिया की महाशक्तियों के साथ कोई मुकाबला नहीं था। यूरोपीय लोग अमेरिका को जीत सके और समुद्र पर प्रभुत्व हासिल कर सके तो मुख्यतः इसीलिए कि एशियाई शक्तियों ने उनमें बहुत कम दिलचस्पी दिखाई थी। शुरुआती आधुनिक युग भूमध्य सागर में ऑटोमन साम्राज्य के लिए, फारस में सॉफ्टबिट साम्राज्य के लिए, हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य के लिए और चीनी मिंग तथा चिंग राजवंशों के लिए स्वर्ण युग हुआ करता था। इन्होंने अपने प्रभुत्व क्षेत्र का खासा विस्तार किया था और अभूतपूर्व जनसांख्यिकीय और आर्थिक विकास किया था। 1775 में एशिया दुनिया की अर्थव्यवस्था के 80% की शगीदार हुआ करती थी। अकेले हिंदुस्तान और चीन की संयुक्त अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक उत्पादन के 2/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करती थीं। इसके मुकाबले यूरोप एक आर्थिक बौना था। शक्ति का वैश्विक केंद्र खिसककर यूरोप में पहुंचा। 1750 और 1850 के बीच जब यूरोपीय लोगों ने एक के बाद एक युद्धों में एशियाई शक्तियों को नीचा दिखाया और एशिया के व्यापक हिस्सों को जीत लिया। 1900 तक आते आते यूरोपीय लोगों ने विश्व की अर्थव्यवस्था और इसके ज़्यादातर इलाकों पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया। 1950 में पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका मिलाकर वैश्विक उत्पादन के आधे से ज़्यादा के हिस्सेदार थे।
जबकि चीन का अनुपात 5% पर सिमट चुका था। यूरोप के अधीन ही एक भूमंडलीय व्यवस्था और भूमंडलीय संस्कृति उभर कर सामने आई। आज सारे के सारे मनुष्य वेशभूषा, विचारों और अभिरुचियों में उससे कहीं ज़्यादा यूरोपीय हैं जितना वे आमतौर से स्वीकार करना चाहते हैं। अपने शब्दों की लफ्ज़बाजी में वे उग्र यूरोप विरोधी हो सकते हैं, लेकिन पृथ्वी का लगभग हर व्यक्ति राजनीति, चिकित्सा, युद्ध और अर्थतंत्र को यूरोपीय निगाहों से देखता है और यूरोपीय भाषाओं के शब्दों में यूरोपीय शैलियों में लिखे गए संगीत को सुनता है। यहाँ तक कि आज की लहलहाती हुई चीनी अर्थव्यवस्था भी उत्पादन और वित्तीय प्रबंधन के यूरोपीय मॉडल पर खड़ी है। मुमकिन है चीन जल्दी ही अपनी भूमंडलीय श्रेष्ठता वापस हासिल कर ले। ये कैसे मुमकिन हो सका है कि यूरेशिया के ये ठंड से अकड़ी उंगलियों वाले लोग भूमंडल के एक सुदूर कोने से बाहर आकर समूची दुनिया को जीतने में कामयाब हो गए? इसका ज़्यादातर श्रेय अक्सर यूरोप के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। ये एक निर्विवाद तथ्य है कि 1850 के बाद से यूरोप का वर्चस्व काफ़ी हद तक सैन्य, औद्योगिक, वैज्ञानिक संश्लेषण और टेक्नोलॉजिकल दक्षता पर टिका रहा है। परवर्ती आधुनिक दौर के तमाम कामयाब साम्राज्यों ने टेक्नोलॉजिकल नव विचारों की उपलब्धि की उम्मीद में वैज्ञानिक अनुसंधानों पर काम किया और ज़्यादातर वैज्ञानिकों ने अपना सबसे ज़्यादा वक्त अपने साम्राज्यवादी मालिकों के लिए हथियारों, दवाओं और मशीनों पर काम करने में लगाया। अफ्रीकी शत्रुओं का सामना करते यूरोपीय सैनिकों के बीच प्रचलित एक आम कहावत थी, जो भी समस्या होगी हम निपट लेंगे, हमारे पास मशीन गन है, उनके पास नहीं है। असैनिक टेक्नोलॉजी भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। डिब्बाबंद भोजन सैनिकों का पेट भरता था। रेलमार्ग और स्टीमरों के माध्यम से सैनिकों और उनकी रसद का परिवहन किया जाता था। वहीं दवाओं का एक नया शस्त्रागार सैनिकों, नाविकों और इंजन चलाने वाले इंजीनियर्स की चिकित्सा करता था। अफ्रीका पर यूरोप की जीत में मशीन गन से ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इन प्रबंधकीय उन्नतियों ने निभाई थी। लेकिन 1850 के पहले स्थिति ये नहीं थी। सैन्य, औद्योगिक, वैज्ञानिक संश्लेषण अभी भी अपनी शैशवावस्था में था। वैज्ञानिक क्रांति के प्रौद्योगिकीय फल पके नहीं थे। यूरोपीय, एशियाई और अफ्रीकी शक्तियों के बीच का टेक्नोलॉजिकल अंतराल बहुत कम था। 1770 में जेम्स कुक के पास निश्चय ही ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासियों के मुकाबले बेहतर टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वो तो चीनियों और ऑटोमनों के पास भी थी। लेकिन तब ऑस्ट्रेलिया की खोज और उपनिवेशीकरण जेम्स कुक द्वारा ही क्यों किए गए? कैप्टन वॉन जेक्स का या कैप्टन हुसैन पाशा द्वारा क्यों नहीं किए गए? इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अगर 1770 में प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय लोगों की स्थिति मुसलमानों, हिंदुस्तानियों और चीनियों से बेहतर नहीं थी, तब फिर वे अगली सदी में ही अपने और बाकी दुनिया के बीच इतनी बड़ी खाई पैदा करने में कैसे कामयाब हुए? सैन्य, औद्योगिक, वैज्ञानिक संश्लेषण हिंदुस्तान के बजाय यूरोप में ही क्यों पनपा? जब ब्रिटेन ने आगे की ओर छलांग लगाई, तब क्या वजह थी कि फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका ने तो उसका अनुसरण किया, जबकि चीन पीछे घिसटता रह गया? जब औद्योगिक और गैर औद्योगिक राष्ट्रों के बीच की खाई एक जाहिर आर्थिक और राजनीतिक कारक बन गई थी, तो क्या वजह थी कि रूस, इटली और ऑस्ट्रिया तो उस खाई को पाटने में कामयाब रहे, जबकि फारस, मिस्र और ऑटोमन साम्राज्य इसमें नाकामयाब रहे? आखिरकार पहली औद्योगिक लहर की टेक्नोलॉजी तुलनात्मक रूप से काफ़ी सरल थी। भाप के इंजन तैयार करना, मशीन गन्स बनाना और रेल लाइनें बिछाना क्या चीनियों या ऑटोमनों के लिए मुश्किल काम था? दुनिया का पहला वाणिज्यिक रेलमार्ग 1830 में ब्रिटेन में व्यापार के लिए खुला था। 1850 तक आते आते पश्चिमी राष्ट्रों में लगभग 40,000 किलोमीटर रेल मार्गों का जाल बिछ चुका था, लेकिन समूचे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में मात्र 4,000 किलोमीटर पटरियां थीं। 1880 में पश्चिम के पास गर्व करने के लिए 3,50,000 किलोमीटर रेल मार्ग थे, जबकि बाकी दुनिया में महज 35,000 किलोमीटर की ट्रेन लाइनें थीं।
और इनमें से भी ज़्यादातर अंग्रेज़ों द्वारा हिंदुस्तान में बिछाई गई थी। चीन में पहला रेल मार्ग 1876 में जाकर खुल सका। ये 25 किलोमीटर लंबा था और इसका निर्माण यूरोपियनों ने किया था। चीनी सरकार ने इसे अगले साल नष्ट कर दिया था। 1880 में चीनी साम्राज्य द्वारा एक भी रेल मार्ग का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। फारस में पहला रेल मार्ग 1888 में बन सका और ये तेहरान को उस एक मुस्लिम तीर्थ स्थल से जोड़ता था जो राजधानी के दक्षिण में 10 किलोमीटर दूर स्थित था। इसका निर्माण और संचालन एक बेल्जियाई कंपनी करती थी। 1950 में फारस का कुल रेलवे नेटवर्क 2500 किलोमीटर था, एक ऐसे मुल्क में जो आकार में ब्रिटेन से 7 गुना बड़ा था। चीनियों और फारसियों के यहाँ टेक्नोलॉजी के आविष्कारों जैसे कि भाप के इंजन, जिनकी मुफ्त नकल की जा सकती थी या जिन्हें खरीदा जा सकता था, की कमी नहीं थी। कमी थी तो उन मूल्यों, लोक विश्वासों, न्यायिक प्रणाली और समाज राजनीतिक संरचनाओं की जिन्होंने पश्चिम में अपने बनने और परिपक्व होने में सदियों का वक्त लिया था और जिन्हें फुर्ती से नकल करके अपने आचार विचार का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता था। फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन का तेजी से अनुसरण किया क्योंकि फ्रांसीसी और अमेरिकी अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण लोक विश्वासों और सामाजिक संरचनाओं में पहले से ही साझा करते थे। चीनी और फारसी उतनी तेजी से उनके साथ नहीं हो सके क्योंकि उनके सोचने और अपने समाजों को संगठित करने का ढंग अलग था। ये तफसील 1500 से 1800 के बीच की अवधि पर नई रोशनी डालती है। इस युग के दौरान यूरोप टेक्नोलॉजिकल, राजनैतिक, सैन्य या आर्थिक मामलों में एशियाई शक्तियों के मुकाबले में स्पष्ट तौर पर किसी बेहतर स्थिति में नहीं था, जब तक कि इस महाद्वीप ने एक ऐसी अनूठी सामर्थ्य विकसित कर ली थी जिसका महत्व अचानक 1850 के आसपास उजागर हो उठा। 1750 में यूरोप, चीन और मुस्लिम जगत के बीच ऊपरी तौर पर जो समानता दिखाई दे रही थी वो एक भ्रम था। ज़रा 2 वास्तुशिल्पियों की कल्पना करें जिनमें से प्रत्येक विशाल मीनारों के निर्माण में व्यस्त हैं। एक वास्तुशिल्पी लकड़ी और मिट्टी की ईंटों का प्रयोग करता है जबकि दूसरा इस्पात और कंक्रीट का इस्तेमाल करता है। शुरू में ऐसा लगता है कि दोनों पद्धतियों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि दोनों मीनारें समान रफ्तार से बढ़ती हुई बराबर की ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं, लेकिन एक बार की नाजुक दहलीज से गुजरने के बाद लकड़ी और मिट्टी की मीनार दबाव को नहीं झेल पाती और ढह जाती है, जबकि इस्पात और फौलाद की मीनार मंजिल दर मंजिल उस ऊंचाई तक उठती जाती है जहां तक आपकी आंखें देख सकती हैं। शुरुआती आधुनिक दौर में यूरोप ने ऐसी कौन सी सामर्थ्य विकसित कर ली थी कि वो दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने में सक्षम हो सका? इस सवाल के 2 पूरक जवाब हैं, आधुनिक विज्ञान और पूंजीवाद। यूरोपीय लोग किसी तरह की टेक्नोलॉजिकल बेहतरी हासिल करने के पहले से ही वैज्ञानिक और पूंजीवादी ढंग से सोचने और आचरण करने के अभ्यस्त थे। जब टेक्नोलॉजिकल लूट की शुरुआत हुई तो यूरोपीय लोग उसका किन्हीं भी दूसरे लोगों के मुकाबले बेहतर फ़ायदा उठा सके। इसलिए इसे शायद ही संयोग कहा जा सके कि विज्ञान और पूंजीवाद से मिलकर ही उस सबसे महत्वपूर्ण विरासत की रचना हुई है जिसे यूरोपीय साम्राज्यवाद ने 21वीं सदी की उत्तर यूरोपीय दुनिया को वसीयत के रूप में प्रदान किया है। यूरोप और यूरोपीय लोग अब दुनिया पर हुकूमत नहीं करते, लेकिन विज्ञान और पूंजी उत्तरोत्तर ताकतवर होते जा रहे हैं। अध्याय यूरोपीय साम्राज्यवाद और आधुनिक विज्ञान की प्रेम कहानी पर केंद्रित है। विजय की मानसिकता। आधुनिक विज्ञान यूरोपीय साम्राज्यों में और उनकी वजह से विकसित समृद्ध हुआ। ये अनुशासन साफ तौर पर प्राचीन वैज्ञानिक परंपराओं का ऋणी है, जिनमें प्राचीन ग्रीस, चीन, हिंदुस्तान और इस्लाम की वैज्ञानिक परंपराएं शामिल हैं। लेकिन इसके अनूठे चरित्र ने आकार लेना शुरू किया आरंभिक आधुनिक दौर में और स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड्स के साम्राज्यवादी विस्तार के साथ। आधुनिक युग के आरंभिक कालखंड के दौरान चीनियों, हिंदुस्तानियों, मुसलमानों, अमेरिकी मूल निवासियों और पोलिशियाइयों ने वैज्ञानिक क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रखा था। मुसलमान अर्थशास्त्रियों की अंतर्दृष्टियों का अध्ययन एडम स्मिथ,
और कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया। मूल अमेरिकी डॉक्टर्स द्वारा प्रवर्तित चिकित्साओं ने अंग्रेजी चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकों में जगह बनाई और पोलिनेशियाई गुप्त दूतों से उगलवाई गई सूचनाओं ने पश्चिमी मानव शास्त्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। लेकिन 20वीं सदी के मध्य तक जिन लोगों ने इन असंख्य वैज्ञानिक खोजों का सिलसिलेवार संग्रह किया था और इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक अनुशासनों की रचना की थी, वे सब के सब भूमंडलीय यूरोपीय साम्राज्यों के बौद्धिक उच्च वर्ग के लोग थे। सुदूर पूर्व और इस्लाम की दुनिया ने उतने ही प्रतिभाशाली और जिज्ञासु दिमाग उत्पन्न किए थे जितने यूरोप ने किए थे, लेकिन 1500 और 1950 के बीच उन्होंने कुछ ऐसा भी उत्पन्न नहीं किया जो न्यूटन की भौतिकी या डार्विन के जीव विज्ञान के करीब भी बैठ सकता। इसका ये मतलब नहीं है कि यूरोप के पास विज्ञान के लिए कोई विशिष्ट जीन है या भौतिकी और जीव विज्ञान के अध्ययन पर उनका वर्चस्व हमेशा कायम रहेगा। जिस तरह से इस्लाम की शुरुआत अरब एकाधिकार के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में वे तुर्कों और फारसियों के हाथ में चला गया, उसी तरह आधुनिक विज्ञान की शुरुआत भी यूरोपीय विशेषज्ञता के रूप में हुई थी, लेकिन आज वो बहुप्रजातीय उद्यम बनता जा रहा है। वो क्या चीज़ थी जिसने आधुनिक विज्ञान और यूरोपीय साम्राज्यवाद के बीच ऐतिहासिक अनुबंध को गढ़ा था? टेक्नोलॉजी 19वीं और 20वीं सदी में एक महत्वपूर्ण कारक थी, लेकिन आधुनिक युग के आरंभिक दौर में उसका महत्व बहुत सीमित था। मुख्य कारक ये था कि वनस्पति की खोजकर्ता, वनस्पति शास्त्री और उपनिवेश की खोजकर्ता, नौसेना अधिकारी एक ही तरह की मानसिकता साझा करते थे। वैज्ञानिक और विजेता दोनों ने अज्ञानता को स्वीकार करने के साथ शुरुआत की थी। उन दोनों ने कहा था, मैं नहीं जानता कि वो क्या है। वे दोनों बाहर निकलने और नई खोजें करने के लिए मजबूर थे और उन दोनों को उम्मीद थी कि इस तरह हासिल किया गया नया ज्ञान उन्हें दुनिया का मालिक बना देगा। यूरोपीय साम्राज्यवाद इतिहास के तमाम दूसरे साम्राज्यवादी अभियानों से पूरी तरह भिन्न था। साम्राज्य के पहले के खोजी मानकर चलते थे कि वे दुनिया को पहले से जानते समझते थे। विजेता महज दुनिया के बारे में अपने दृष्टिकोण का उपयोग करते थे और उसका प्रसार करते थे। मसलन अगर एक उदाहरण लिया जाए तो अरबों ने मिस्र, स्पेन या हिंदुस्तान को इसलिए नहीं जीता था कि वे ऐसा कुछ नया खोजना चाहते थे जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। रोमनों, मंगोलों और एस्टेकों ने नए मुल्कों को सत्ता और दौलत के लालच के कारण जीता था, न कि ज्ञान की खातिर। इसके विपरीत यूरोपीय साम्राज्यवादी नए इलाकों के साथ साथ नए ज्ञान की तलाश में सुदूर तटों की ओर निकले थे। इस तरह की सोच रखने वालों में जेम्स कुक पहला खोजी नहीं था। 15वीं और 16वीं सदी में पुर्तगाली और स्पेनी यात्रियों की सोच भी ऐसी ही रही थी। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर और वास्को डिगामा ने अफ्रीका के तटों की छानबीन की थी और ऐसा करते हुए उन द्वीपों और बंदरगाहों को अपने कंट्रोल में ले लिया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और तत्काल ही स्पेन के सम्राटों के पक्ष में इन नए इलाकों पर संप्रभुत्व का दावा किया। फर्दिनांड मैगलन ने दुनिया की परिक्रमा की और इसी के साथ साथ फिलीपींस पर स्पेनी जीत की बुनियाद तैयार की। समय के गुजरने के साथ साथ ज्ञान की जीत और राज्यों की जीत का आपस में गुथा हुआ होना और भी सख्त होता गया। 18वीं और 19वीं सदियों में यूरोप से सुदूर मुल्कों की दिशा में गए लगभग हर अभियान दल में ऐसे वैज्ञानिक शामिल हुआ करते थे जो लड़ने के लिए नहीं बल्कि वैज्ञानिक खोजों के लिए गए होते थे। जब 1798 में नेपोलियन ने मिस्र पर चढ़ाई की थी तो वो अपने साथ 165 अध्येताओं को लेकर गया था। दूसरे काम करने के साथ साथ उन्होंने इजिप्टोलॉजी नामक ज्ञान के एक पूरी तरह से नए अनुशासन की स्थापना की थी। इसके अलावा मजहब, भाषा विज्ञान और वनस्पति शास्त्र के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1831 में रॉयल नेवी ने दक्षिण अमेरिका के तटों, फॉकलैंड्स के द्वीपों और गलापागोस द्वीपों के नक्शे तैयार करने के लिए HMS बीगन नामक जहाज भेजा था। नौसेना को इस जानकारी की ज़रूरत इसलिए थी ताकि वो युद्ध की परिस्थिति के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकती। जहाज़ का कप्तान एक अप्रशिक्षित वैज्ञानिक था। उसने रास्ते में संभावित रूप से मिल सकने वाली भूगर्भीय बनावटों के अध्ययन के लिए अपने अभियान दल में
एक भूगर्भ शास्त्री को शामिल करने का फैसला किया। जब कई अनुभवी भूगर्भ शास्त्रियों ने उनके नियंत्रण को ठुकरा दिया तो कप्तान ने इस काम के लिए एक 21 साल के कैम्ब्रिज के स्नातक चार्ल्स डार्विन को रख लिया। डार्विन ने पढ़ाई तो अंग्रेजी चर्च का एक व्यक्ति बनने के लिए की थी, लेकिन उसकी दिलचस्पी बाइबल से ज़्यादा भूगर्भ विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञानों में थी। यात्रा के दौरान कप्तान जब सैन्य नक्शे तैयार करने में व्यस्त रहता था, उस दौरान डार्विन ने वे आनुभाविक सूचनाएं इकट्ठी की और उन निरीक्षणों को सूत्रबद्ध किया जो अंत में जाकर विकासवाद के सिद्धांत के रूप में सामने आने वाले थे। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर उतरे। इस अभियान के पहले के महीनों में अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्रियों को पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक सुदूर चंद्रमानुमा रेगिस्तान में प्रशिक्षित किया गया था। ये इलाका कई मूल अमेरिकी समुदायों का घर है और एक किस्सा बल्कि लेजेंड है जो इन अंतरिक्ष यात्रियों और एक स्थानीय व्यक्ति के बीच की मुलाकात को बयान करता है। प्रशिक्षण के दौरान एक दिन एक अंतरिक्ष यात्रियों को एक बूढ़ा मूल अमेरिकी मिला। उस आदमी ने उनसे पूछा कि वे लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। उन लोगों ने जवाब दिया कि वे उस खोज अभियान के सदस्य हैं जो जल्दी ही चंद्रमा के अन्वेषण की यात्रा पर जाने वाले हैं। जब उस बूढ़े ने यह सुना तो वो कुछ पल खामोश रहा और फिर उसने उन अंतरिक्ष यात्रियों से पूछा कि क्या वे उसके लिए एक काम कर सकते हैं। तुम क्या चाहते हो? उन्होंने पूछा। बूढ़े ने कहा, मेरे कबीले के लोगों का विश्वास है कि चंद्रमा पर पवित्र आत्माएं निवास करती हैं। मैं सोच रहा था कि क्या आप लोग मेरे कबीले के लोगों का एक महत्वपूर्ण संदेश उन तक पहुंचा दोगे। संदेश क्या है? अंतरिक्ष यात्रियों ने पूछा। उस आदमी ने अपनी जनजातीय जुबान में कुछ उच्चारित किया और फिर अंतरिक्ष यात्रियों से उन शब्दों को बार बार दोहराने को कहा ताकि वे उन्हें ठीक से याद हो जाएं। इसका मतलब क्या है? अंतरिक्ष यात्रियों ने पूछा। ओह, ये मैं आपको नहीं बता सकता। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने की इजाज़त सिर्फ मेरे कबीले के लोगों और चंद्रमा पर रहने वाली आत्माओं को ही है। जब अंतरिक्ष यात्री अपने अड्डे पर लौटे तो उन्होंने लगातार किसी ऐसे व्यक्ति की खोज जारी रखी जो उस जनजातीय भाषा को समझ सकता, और जब उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिल गया तो उन्होंने उससे उस गुप्त संदेश का अनुवाद करने को कहा। जब उन्होंने अपनी स्मृति में दर्ज उन शब्दों को दोहराया तो वो अनुवादक बेतहाशा हंसने लगा। जब वो शांत हुआ तो अंतरिक्ष यात्रियों ने उससे उसका मतलब पूछा। उस आदमी ने बताया कि जिस वाक्य को उन लोगों ने इतना सावधानी पूर्वक याद कर रखा था, उसका मतलब था ये लोग जो भी कह रहे हैं उसके एक भी शब्द पर विश्वास मत करना, ये आपकी ज़मीन छीनने आए हैं। खाली नक्शे। आधुनिक खोजो और जीतो मानसिकता की बहुत अच्छी व्याख्या विश्व के नक्शों के विकास से सामने आती है। आधुनिक युग के पहले बहुत सी संस्कृतियों ने विश्व के नक्शे तैयार किए थे। जाहिर है कि इनमें से कोई भी संस्कृति वास्तव में सारी दुनिया से परिचित नहीं थी। कोई भी एफ्रो एशियाई संस्कृति अमेरिका के बारे में नहीं जानती थी और कोई भी अमेरिकी संस्कृति एफ्रो एशिया के बारे में नहीं जानती थी। लेकिन अपरिचित इलाकों को या तो सीधे सीधे छोड़ दिया जाता था या उन्हें कल्पित दैत्यों और आश्रयों से भर दिया जाता था। इससे सारी दुनिया की जानकारी होने का संदेश जाता था। 15वीं और 16वीं सदियों के दौरान यूरोपीय लोगों ने ढेर सारी खाली जगह छोड़ते हुए विश्व के नक्शे तैयार करना शुरू किया। ये वैज्ञानिक मानसिकता के विकसित होने के साथ ही साथ यूरोपीय साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के विकसित होने का एक संकेत था। ये खाली नक्शे एक मनोवैज्ञानिक और विचारधारात्मक घटना थी। इस बात की स्पष्ट स्वीकृति कि यूरोपीय लोग दुनिया के बड़े हिस्सों को लेकर अनभिज्ञ थे। निर्णायक मोड़ 1492 में आया जब क्रिस्टोफर कोलंबस का जहाज़ पूर्वी एशिया के नए रास्ते की तलाश करता हुआ स्पेन से पश्चिम की ओर बढ़ा। कोलंबस का विश्वास अभी भी विश्व के पुराने पूर्ण नक्शों में था। इन नक्शों का इस्तेमाल करते हुए कोलंबस ने हिसाब लगाया कि जापान स्पेन के पश्चिम लगभग 7000 किलोमीटर दूर स्थित होना चाहिए। वस्तुतः 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी और एक पूरी तरह से अज्ञात महाद्वीप एशिया को स्पेन से अलग करते हैं। 12 अक्टूबर 1492 को रात के लगभग 2 बजे
कोलंबस का अभियान दल इस अज्ञात महाद्वीप से टकराया। पिंटा जहाज के मस्तूल से निरीक्षण कर रहे जुआन रोड्रिगेज बर्मेजो ने एक द्वीप को देखा और चिल्लाया, ज़मीन, ज़मीन। इसे हम आज बहामास के नाम से पुकारते हैं। कोलंबस को विश्वास था कि वो पूर्वी एशियाई तट के किसी छोटे द्वीप पर पहुंच गया है। वहां उसे जो लोग मिले उन्हें उसने इंडियन कहा, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो इंडीज़, जिसे हम आज ईस्ट इंडीज़ या इंडोनेशियाई द्वीप समूह कहते हैं, में उतरा है। कोलंबस अपनी इस गलतफहमी से अपनी बाकी ज़िंदगी भर चिपका रहा। ये ख्याल कि उसने एक पूरी तरह अज्ञात महाद्वीप को ढूंढ निकाला है, उसकी और उसकी पीढ़ी के बहुत से लोगों की कल्पना के परे था। हजारों सालों तक न सिर्फ महान विचारक और अध्येता बल्कि अचूक धर्म ग्रंथ भी केवल यूरोप, अफ्रीका और एशिया से परिचित थे। क्या वे सारे के सारे लोग गलत हो सकते थे? क्या ये मुमकिन था कि बाइबल को आधी दुनिया की जानकारी ही नहीं रही हो? ये कुछ ऐसी बात होती जैसे 1969 में चंद्रमा की ओर जाता हुआ अपोलो 11 पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे किसी ऐसे अज्ञात उपग्रह से जा टकराता जिसको पहचानने में पहले के सारे निरीक्षणों से चूक हुई होती। अपनी अज्ञानता को स्वीकार नहीं करने के इस मामले में कोलंबस अभी भी एक मध्ययुगीन इंसान था। उसे पूरा विश्वास था कि उसे समूची दुनिया की जानकारी थी और उसकी ये अहम खोज भी उसे इस विश्वास से डिगा नहीं सकी। पहला आधुनिक आदमी था अमेरिको वेस्पूची। वो एक इतावली समुद्री यात्री था जिसने 1499 से 1504 में अमेरिका गए कई अभियानों में हिस्सा लिया था। 1502 और 1504 के बीच इन अभियानों का वर्णन करने वाले 2 मजमून यूरोप में प्रकाशित हुए थे। इनका श्रेय वेस्पूची को दिया गया था। इन मजमूनों का कहना था कि कोलंबस द्वारा खोजे गए नए भूभाग पूर्वी एशियाई तट के द्वीप नहीं थे, बल्कि वो एक समूचा महाद्वीप था जो धर्म ग्रंथों, प्राचीन भूगोलविदों और समकालीन यूरोपीय लोगों के लिए अज्ञात था। 1507 में इन तर्कों से सहमत होकर मार्टिन वोल्ट्सेमुलर नामक एक प्रतिष्ठित नक्शानवीस ने विश्व का एक अद्यतन नक्शा प्रकाशित किया। ये पहला ऐसा नक्शा था जो एक स्वतंत्र महाद्वीप के रूप में उस जगह को दर्शाता था जहां पश्चिम की दिशा में यात्रा पर निकले यूरोप के जहाज उतरे थे। इस नक्शे को तैयार करने के बाद वोल्ट्सेमुलर को इस महाद्वीप को एक नाम देना जरूरी था। इस गलतफहमी के कारण कि इसकी खोज अमेरिको वेस्पूची ने की थी, वोल्ट्सेमुलर ने उसके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए इस महाद्वीप का नाम अमेरिका रख दिया। वोल्ट्सेमुलर का नक्शा बहुत लोकप्रिय हुआ और कई नक्शानवीसों ने उसकी नकल तैयार कर उसके द्वारा दिए गए इस महाद्वीप के नाम को प्रसारित कर दिया। इस तथ्य में एक काव्यात्मक न्याय निहित है कि 1/4 दुनिया और उसके साथ में से 2 महाद्वीपों का नामकरण उस अल्पज्ञात इतावली के नाम पर हुआ था, जिसकी प्रसिद्धि का दावा कुल मिलाकर इस बात में निहित है कि उसमें ये कहने का साहस नहीं था कि हम नहीं जानते। अमेरिका की खोज वैज्ञानिक क्रांति की आधारभूत घटना थी। इसने यूरोपीय लोगों को न सिर्फ अतीत की परंपराओं पर वर्तमान पर्यवेक्षणों को वरीयता देने की सीख दी, बल्कि अमेरिका को जीतने की आकांक्षा ने यूरोपीय लोगों को अंधाधुंध गति से नए ज्ञान की खोज के लिए भी उकसाया। अगर वे वाकई इन विशाल नए इलाकों को कंट्रोल करना चाहते थे तो उन्हें इस नए महाद्वीप के भूगोल, जलवायु, वनस्पतियों, जीव जगत, भाषाओं, संस्कृतियों और इतिहास के बारे में विपुल मात्रा में सूचनाएं इकट्ठा करना जरूरी था। ईसाई धर्मग्रंथ, भूगोल की पुरानी किताबें और प्राचीन मौखिक परंपराओं से कोई खास मदद मिलने वाली नहीं थी। इसके बाद से न सिर्फ यूरोपीय भूगोलविदों बल्कि ज्ञान के लगभग तमाम अन्य क्षेत्रों के यूरोपीय अध्येताओं ने ऐसे नक्शे तैयार करने शुरू कर दिए जिनमें भरे जाने के लिए खाली जगह छूटी हुई थी। उन्होंने ये स्वीकार करना शुरू किया कि उनके सिद्धांत अचूक और पूर्ण नहीं थे और ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें थीं जिनके बारे में वे नहीं जानते थे। यूरोपीय लोग नक्शों के लिए इन खाली जगहों की ओर इस तरह आकर्षित थे जैसे वे जगह चुंबकीय हों। उन्होंने उन जगहों को फुर्ती के साथ भरना शुरू कर दिया।
15वीं और 16वीं सदियों के दौरान यूरोपीय अभियान दलों ने जलमार्ग से अफ्रीका की परिक्रमा की, अमेरिका की छानबीन की, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को पार किया और सारी दुनिया में अपनी गतिविधियों के केंद्रों और उपनिवेशों का जाल बिछाया। उन्होंने सच्चे अर्थों में अपना भूमंडलीय साम्राज्य विकसित किया और पहला भूमंडलीय व्यापारिक जाल बुना। यूरोप के इन साम्राज्यवादी अभियानों ने दुनिया के इतिहास को बदल कर रख दिया। वो अलग थलग समाजों और संस्कृतियों के इतिहासों की एक श्रृंखला होने की जगह एक एकल एकीकृत मानव समाज का इतिहास बन गया। इन खोजों और जीतों के यूरोपीय अभियानों से हम इस कदर सुपरिचित हैं कि हम अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये कितने असाधारण थे। इनके जैसा इसके पहले कभी कुछ नहीं हुआ था। सुदूर इलाकों को जीतने की मुहिमें कुदरती उपक्रम नहीं थे। समूचे इतिहास के दौरान मानव समाज स्थानीय टकरावों और पड़ोसियों के साथ लड़ने में ही इस कदर संलग्न थे कि उन्होंने दूर के मुल्कों को खोजने और जीतने के बारे में कभी नहीं सोचा था। जैसे कि रोमनों ने रोम की रक्षा की खातिर इटूरिया को जीता। इसके बाद उसने इटूरिया के बचाव के खातिर पो वैली को जीता। इसके बाद उन्होंने पो वैली के बचाव की खातिर प्रोवेंस को, प्रोवेंस के बचाव के खातिर गौल को और गौल के बचाव के खातिर ब्रिटेन को। रोम से लंदन पहुंचने में उन्होंने 400 साल लगा दिए थे। ईसा पूर्व 350 में किसी रोमन ने जहाज़ों में सवार होकर सीधे ब्रिटेन पहुंचकर उसको जीतने की कल्पना भी नहीं की होती। कभी कभार कोई महत्वाकांक्षी शासक या साहसिक यात्री फतह की किसी सुदूर मुहिम पर निकलता था, लेकिन इस तरह के अभियान आमतौर से किन्हीं पहले से बढ़ते जा रहे साम्राज्यवादी या वाणिज्यिक मार्गों का अनुसरण करते थे। उदाहरण के लिए सिकंदर द ग्रेट की मुहिमों का नतीजा किसी नए साम्राज्य को खड़ा करने के रूप में नहीं निकला, बल्कि एक पहले से मौजूद साम्राज्य फारसी साम्राज्य को हड़पने के रूप में निकला। आधुनिक यूरोपीय साम्राज्यों के निकटतम दृष्टांत थे एथेंस और कार्थेज के मध्ययुगीन नौसैनिक साम्राज्य और माजापाहित का मध्ययुगीन नौसैनिक साम्राज्य, जिसके प्रभाव क्षेत्र का विस्तार 14वीं सदी के ज़्यादातर इंडोनेशिया में था। लेकिन ये साम्राज्य अज्ञात समुद्रों में घुसने का साहस शायद ही कभी करते थे। उनके नौसैनिक पराक्रम आधुनिक यूरोपीय लोगों के भूमंडलीय साहसिक अभियानों के मुकाबले स्थानीय उपक्रम ही ठहरते थे। बहुत से अध्येताओं का कहना है कि मिंग राजवंश के एडमिरल झिंग ही की समुद्री यात्राएं यूरोप की समुद्री खोज यात्राओं की पूर्व सूचना देने वाली और उन्हें फीका साबित करने वाली थी। 1405 और 1433 के बीच झेंग ने चीन से हिंद महासागर के सुदूर विस्तार तक 7 विशाल जहाजी बेड़ों का नेतृत्व किया था। इनमें सबसे बड़े बेड़े में लगभग 300 जहाज और उनमें सवार लगभग 30,000 लोग शामिल थे। इन लोगों ने इंडोनेशिया, श्रीलंका, हिंदुस्तान, फारस की खाड़ी, लाल सागर और पूर्वी अफ्रीका की यात्राएं की थीं। चीनी जहाज़ों ने हिजाज के मुख्य बंदरगाह जेड्डा और केन्याई तट पर मालिंदी में लंगर डाले थे। कोलंबस का 1492 का जहाजी बेड़ा, जिसमें 120 समुद्री यात्रियों से युक्त 3 छोटे छोटे जहाज शामिल थे, झेंग ही के ड्रैगन्स के विशाल समूह के सामने मच्छरों की तिकड़ी जैसे थे। तब भी एक महत्वपूर्ण अंतर था। झेंग ही ने महासागरों की छानबीन की और चीन समर्थक शासकों का सहयोग किया, लेकिन वो जिन मुल्कों में गया उन्हें उसने जीतने या उपनिवेश बनाने का प्रयत्न नहीं किया। इसके अलावा झेंग के अभियान चीनी राजनीति और संस्कृति में गहरे जड़ें जमाए हुए नहीं थे। जब 1430 के दशक के दौरान बीजिंग का शासक गुट बदला तो नए अधिपतियों ने इस अभियान को एकाएक समाप्त कर दिया। विशाल बेड़ा विघटित कर दिया गया। उसके द्वारा जुटाई गई महत्वपूर्ण तकनीकी और भौगोलिक जानकारी लुप्त हो गई और वैसे कद और साधनों वाले किसी भी खोजी ने चीनी बंदरगाह के बाहर कभी कदम नहीं रखा। बाद की सदियों के चीनी शासकों ने पिछली सदियों के ज़्यादातर शासकों की ही तरह अपनी दिलचस्पियों
और महत्वाकांक्षाओं को मिडल किंगडम के निकटतम पड़ोस तक ही सीमित रखा। झेंग ही के अभियान साबित करते हैं कि यूरोप को कोई असाधारण किस्म की प्रौद्योगिकीय बढ़त हासिल नहीं थी। यूरोपीय लोगों को उल्लेखनीय बनाने वाली चीज खोजने और जीतने की उनकी अतुलनीय और कभी तृप्त न हो सकने वाली महत्वाकांक्षा थी। यद्यपि रोमनों के पास सामर्थ्य हो सकता था, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान या स्कैंडिनेविया को जीतने की कोशिश नहीं की। फारसियों ने कभी मैडागास्कर या स्पेन को जीतने की कोशिश नहीं की और चीन ने कभी इंडोनेशिया या अफ्रीका को जीतने की कोशिश नहीं की। ज्यादातर चीनी शासकों ने अपने एकदम करीब के जापान तक को हाथ नहीं लगाया। इसमें कुछ भी अनोखा नहीं था। अनूठापन इसमें है कि आरंभिक आधुनिक यूरोपियों पर एक धुन सवार हुई जिसने उन्हें सुदूर और पूरी तरह से अज्ञात भूभागों और सर्वथा अजनबी संस्कृतियों की दिशा में यात्रा करने को धकेला और उनके समुद्र तटों पर कदम रखते ही तुरंत ये घोषणा करने को प्रेरित किया कि मैं इन सारे इलाकों पर अपने सम्राट के हक का दावा करता हूं। बाहरी दुनिया से आक्रमण। 1517 के आसपास कैरिबियाई द्वीपों के स्पेनी उपनिवेशवादियों को मैक्सिको के मुख्य भूभाग के केंद्र में कहीं एक शक्तिशाली साम्राज्य की मौजूदगी के बारे में उड़ती उड़ती सी अफवाहें सुनाई देनी शुरू हुई। महज 4 साल बाद एस्टेक राजधानी एक सुलगता हुआ खंडर थी। एस्टेक साम्राज्य अतीत की चीज बन चुका था और हर्नेन कॉर्तेस के आधिपत्य में मैक्सिको पर एक विशाल नए स्पेनी साम्राज्य का कब्जा था। स्पेनी खुद की पीठ ठोकने या दम लेने को भी नहीं रुके। वे आनन फानन में हर दिशा में खोजो और जीतों की मुहिम पर निकल पड़े। मध्य अमेरिका के पिछले शासकों एज़टेक, टोल्टेक, माया को दक्षिण अमेरिका के अस्तित्व की ना के बराबर जानकारी थी और पिछले 2000 सालों के दौरान उन्होंने कभी उसको अपने अधीन बनाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन मैक्सिको पर स्पेन की विजय के 10 साल से कुछ ही ज़्यादा समय के भीतर फ्रांसिस्को पिज़ारो को दक्षिण अमेरिका में इंका साम्राज्य का पता लग चुका था, जिसे उसने 1532 में फतह कर लिया। अगर एज़टेक और इंका ने अपने आसपास की दुनिया में थोड़ी सी और दिलचस्पी ली होती और अगर उन्हें पता होता कि स्पेनियों ने अपने पड़ोसियों के साथ क्या किया था, तो मुमकिन है उन्होंने स्पेनियों की फतह को अधिक उत्सुकता और कामयाबी के साथ प्रतिरोध दिया होता। कोलंबस की पहली अमेरिकी यात्रा 1492 और कॉर्तेस के मैक्सिको में उतरने 1519 के बीच के वर्षों में स्पेनी लोग ज्यादातर कैरिबियाई द्वीपों को जीतकर नए उपनिवेशों की एक श्रृंखला स्थापित कर चुके थे। अधीन बनाए गए लोगों के लिए ये उपनिवेश पृथ्वी पर साक्षात नर्क थे। उन पर इन लालची और निर्लज्ज उपनिवेशवादियों द्वारा अत्याचारपूर्ण तरीकों से शासन किया जाता था, जो उन्हें गुलाम बनाकर उनसे खदानों और बगानों में काम कराते थे और जरा भी आनाकानी करने वाले किसी व्यक्ति को मार डालते थे। ज्यादातर मूल आबादी जल्दी ही मर गई, या तो काम की कठोर परिस्थितियों की वजह से या उन खतरनाक बीमारियों की वजह से जो विजेताओं के जहाज़ों में सवार होकर अमेरिका पहुंची थी। 20 साल के भीतर लगभग समूची मूल कैरेबियाई आबादी का सफाया हो गया। स्पेनी उपनिवेशवादियों ने इस खाली जगह को भरने के लिए अफ्रीकी गुलामों का आयात करना शुरू कर दिया। ये जनसंहार एज़टेक साम्राज्य की ठीक दहलीज पर हुआ था, लेकिन जब कॉर्तेस साम्राज्य के पूर्वी तट पर उतरा तब एज़टेकों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। स्पेनियों का आना पृथ्वी से बाहर की दुनिया से आए अजनबियों के हमले के बराबर था। एज़टेकों को यकीन था कि उन्हें समूची दुनिया की जानकारी थी और वे उसके ज्यादातर हिस्से पर शासन करते थे। उनके लिए ये बात कल्पना से परे थी कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर स्पेनियों जैसी किसी चीज का अस्तित्व था। जब कॉर्तेस और उसके आदमी आज के जमाने के वेरा क्रूज के तटों पर उतरे, तब ये पहली बार था जब एज़टेकों का किन्हीं पूरी तरह से अजनबी लोगों से सामना हुआ था। एज़टेक जानते ही नहीं थे कि वे किस तरह प्रतिक्रिया करते। उन्हें ये समझने में कठिनाई हो रही थी कि ये अजनबी क्या बला थे। तमाम ज्ञात इंसानों से अलग इन अजनबियों की चमड़ी सफ़ेद थी। उनके चेहरों पर ढेरों बाल भी थे। कुछ लोगों के बालों का रंग धूप जैसा था। उनके शरीरों से भयानक बदबू आती थी।
मूल निवासियों की सूचिता स्पेनी सूचिता से बेहतर थी। जब स्पेनी पहली बार मैक्सिको आए थे तो वे जहाँ कहीं भी जाते थे उनके साथ धूपदान थामे मूल निवासियों को भेजा जाता था। स्पेनी इसे दैवीय सम्मान की तरह लेते थे, लेकिन मूल निवासियों के सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर हम जानते हैं कि इन नवागंतुकों के शरीर की बदबू उनके लिए असहनीय होती थी। इन अजनबियों के साजो सामान की संस्कृति और भी अचंभे में डालने वाली थी। वे जिस तरह के विशालकाय जहाज़ों पर सवार होकर आए थे, वैसे जहाज़ों को देखना तो दूर, उनकी कल्पना भी एज़टेकों ने कभी नहीं की थी। वे लोग हवा की रफ्तार से दौड़ने वाले विशाल और भयावह जानवरों की सवारी किया करते थे। वे चमकीली धातुई छड़ियों से बिजली और आंधी पैदा कर सकते थे। उनके पास ऐसी चमचमाती लंबी लंबी तलवारें और अभेद बख्तर थे जिनके सामने मूल निवासियों की लकड़ी की तलवारें और चकमक पत्थर की नोक वाले भाले किसी काम के नहीं थे। कुछ एज़टेक उन्हें देवता समझते थे, कुछ दूसरे उन्हें दैत्य या मर्तकों की आत्माएं या ताकतवर ओझा कहते थे। एज़टेक उपलब्ध शक्तियों पर अपना ध्यान केंद्रित करने और स्पेनियों का सफाया करने के बजाय विचार विमर्श करते हुए सुस्त बने रहे और समझौता वार्ताएं करते रहे। उन्हें हड़बड़ी की कोई वजह दिखाई नहीं दी। कोर्टेस के साथ 550 स्पेनियों से ज़्यादा लोग नहीं थे। 550 आदमी लाखों के साम्राज्य का आखिर क्या बिगाड़ सकते थे। कोर्टेस भी एज़टेकों के बारे में उतना ही अनभिज्ञ था, लेकिन वो और उनके आदमी अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले में बहुत फ़ायदे की स्थिति में थे। जहां एज़टेकों को इस तरह का कोई अनुभव नहीं था जो उन्हें इन विचित्र दिखते और बदबू मारते अजनबियों के आगमन के लिए तैयार कर सकता, वहीं स्पेनी जानते थे कि पृथ्वी अज्ञात मानवीय इलाकों से भरी पड़ी है और किसी को इस चीज़ की उन जितनी महारत हासिल नहीं है कि वे अजनबी भूस्थलों में घुसपैठ कर सकें और उन हालात से निपट सकें जिनसे वे पूरी तरह अपरिचित हैं। आधुनिक यूरोपीय विजेता के लिए आधुनिक यूरोपीय वैज्ञानिक की तरह ही अज्ञात में गोता लगाना उत्तेजना और आनंद से भर देने वाली चीज़ थी। इसलिए जब कार्तेस ने जुलाई 1519 में धूप से भरे उस तट पर लंगर डाला, उसने हिचकिचाहट नहीं बरती। अपने जहाज से विज्ञान कथा के किसी अंतरिक्षीय अजनबी की भांति प्रकट होकर उसने हक्के बक्के स्थानीय लोगों के सामने ऐलान किया, हम शांतिपूर्वक आए हैं, हमें अपने मुखिया के पास ले चलो। कोर्टेस ने समझाया कि वो स्पेन के महान सम्राट की ओर से आया एक शांति दूत है और उसने एज़टेक सम्राट मोंटेजुमा द्वितीय से निजी कूटनीतिक मुलाकात का आग्रह किया। ये एक बेशर्मी से भरा झूठ था। कोर्टेस लालची साहसिक यात्रियों के एक स्वतंत्र अभियान दल का नेतृत्व कर रहा था। स्पेन का सम्राट ना तो कोर्टेस को जानता था और ना उसने एज़टेक के बारे में ही कभी सुना था। कोर्टेस को एज़टेक के स्थानीय शत्रुओं ने गाइड, भोजन और कुछ सैन्य सहायता उपलब्ध कराई थी। इसके बाद उसने एज़टेक राजधानी टेनोटिट्लान के विशाल महानगर की ओर कूच किया। एज़टेक लोगों ने इन अजनबियों को राजधानी तक जाने की छूट दी। फिर वे इन अजनबियों को सम्मानपूर्वक सम्राट मोंटेजुमा से मिलाने ले गए। मुलाकात के दौरान कोर्टेस ने इशारा किया और हथियारबंद स्पेनियों ने मोंटेजुमा के अंगरक्षकों का वध कर दिया। उन अंगरक्षकों के पास हथियारों के नाम पर सिर्फ लकड़ी के डंडे और पत्थर की तलवारें थीं। इन सम्मानित मेहमानों ने अपने मेज़ ज़बान को कैद कर लिया। कोर्टेस अब एक मुश्किल परिस्थिति में था। उसने सम्राट को तो बंदी बना लिया था, लेकिन वो दसियों हजार प्रचंड शत्रु योद्धाओं, लाखों विरोधी नागरिकों और एक ऐसे समूचे महाद्वीप से घिरा था जिसके बारे में वो वास्तव में कुछ भी नहीं जानता था। उसके हाथ में कुछ 100 स्पेनी थे और सबसे करीबी स्पेनी सेना वहाँ से 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर क्यूबा में थी। कोर्टेस ने मोंटेजुमा को महल में बंदी बनाकर रखा और ऐसा दिखावा किया जैसे सम्राट आज़ाद और अपने पद पर बना हुआ है और ये स्पेनी राजदूत महज मेहमानों की तरह वहाँ मौजूद हों। एज़टेक साम्राज्य एक अत्यंत केंद्रीकृत हुकूमत थी और इस अपूर्व स्थिति ने उसे अशक्त बना दिया। मोंटेजुमा इस तरह व्यवहार करता रहा जैसे साम्राज्य पर उसकी हुकूमत जारी थी और एज़टेक
कुलीन वर्ग के लोगों ने उसका हुक्म मानना जारी रखा, जिसका मतलब था कि वो कोर्तेस के आदेशों का पालन करते रहेंगे। ये स्थिति कई महीनों तक बनी रही, जिस दौरान कोर्तेस ने मोंटेजुमा और उसके मुलाजिमों से पूछताछ की, कई स्थानीय भाषाओं में दुभाषियों को प्रशिक्षित किया और एज़टेक साम्राज्य तथा उसके अधीन आने वाले विभिन्न कबीलों, समाजों और नगरों से अच्छी तरह परिचित स्थापित करने के लिए छोटे छोटे स्पेनी अभियान दल हर दिशा में भेज दिए। अंततः एज़टेक कुलीन वर्ग ने कोर्तेस और मोंटेजुमा के खिलाफ बगावत कर दी, एक नया सम्राट नियुक्त किया और स्पेनियों को टेनोटिट्लान से बाहर खदेड़ दिया। लेकिन अब तक साम्राज्य के गढ़ में कई दरारें उभर आई थी। कोर्तेस ने जो ज्ञान हासिल कर लिया था, उसका इस्तेमाल उसने ताक झाँक कर उन दरारों को और चौड़ा करने और साम्राज्य को अंदर से तोड़ने में किया। उसने साम्राज्य की अधीनस्थ प्रजा के बहुत से लोगों को एज़टेक कुलीन वर्ग के खिलाफ अपने पक्ष में आने को राजी कर लिया। इन अधीनस्थ प्रजाजनों ने स्थिति का बहुत ही बुरी तरह से गलत आकलन किया। वे एज़टेकों से नफरत जरूर करते थे, लेकिन स्पेन के बारे या कैरिबियाई जनसंहार के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्हें लगा कि स्पेनियों की मदद से वे अपनी गर्दन से एज़टेक की जकड़ उतार कर फेंक सकेंगे। उनके दिमाग में ये बात कभी नहीं आई कि स्पेनी एज़टेक पर कब्जा कर लेंगे। उन्हें यकीन था कि अगर कोर्तेस और उसके कुछ सैकड़ों वफादार कोई मुश्किल पैदा करेंगे तो वो उन पर आसानी से काबू पा लेंगे। इन बागी प्रजाजनों ने कोर्तेस को 10,000 स्थानीय सैनिकों की फौज मुहैया कराई और उस फौज की मदद से कोर्तेस ने टेनोटिट्लान को घेर लिया और नगर को जीत लिया। इस मुकाम पर मैक्सिको में और ज़्यादा स्पेनी सैनिकों और उपनिवेशियों का आगमन शुरू हो गया, जिनमें से कुछ क्यूबा से आए थे और कुछ लंबा सफ़र करते हुए स्पेन से आ रहे थे। जब तक स्थानीय लोगों को स्थिति का एहसास हुआ, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वेरा क्रूज पर स्पेनियों के उतरने की 1 सदी के भीतर अमेरिका के मूल निवासियों की आबादी लगभग 90% तक सिकुड़ चुकी थी, जिसकी मुख्य वजह वे अज्ञात बीमारियां थीं जो इन आक्रांताओं के साथ अमेरिका पहुंची थी। जो लोग बचे रह गए, उन्होंने खुद को पूरी तरह से एक ऐसी लालची और नस्लवादी हुकूमत के नियंत्रण में पाया जो एज़टेकों की हुकूमत के मुकाबले कई गुना बदतर थी। कोर्तेस के मैक्सिको में उतरने के 10 साल बाद पिज़ारो इंका साम्राज्य के तट पर पहुंचा। उसके पास कोर्तेस से भी कम सैनिक थे। उसके अभियान दल में मात्र 168 आदमी थे। तब भी पिज़ारो पिछले आक्रमणों से हासिल ज्ञान और अनुभव से लाभान्वित हुआ। इसके विपरीत इंका को एज़टेक की नियति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पिज़ारो ने कोर्तेस की हूबहू नकल की। उसने खुद को स्पेन के सम्राट का शांतिदूत घोषित किया। इंका के शासक एतावल्पा को कूटनीतिक वार्ता के लिए आमंत्रित किया और फिर उसका अपहरण कर लिया। पिज़ारो स्थानीय सहयोगियों की मदद से इस निष्क्रिय हो चुके साम्राज्य को जीतने की ओर बढ़ा। अगर इंका साम्राज्य के अधीनस्थ प्रजाओं को मैक्सिको के निवासियों की नियति की जानकारी रही होती तो उन्होंने अपनी किस्मत इन आक्रांताओं के हाथों में ना लुटाई होती, लेकिन वे जानते नहीं थे। अमेरिका के मूल निवासी अपनी स्थानीयतावादी मनोवृत्ति की वजह से भारी कीमत चुकाने वाले अकेले लोग नहीं थे। एशिया के महान साम्राज्यों ऑटोमन, साफाविद, मुगल और चीनी साम्राज्यों को भी बहुत जल्दी ये सुनने को मिल गया था कि यूरोपीय लोगों ने कोई बड़ी चीज़ ढूंढ निकाली है, लेकिन इन खोजों में उन्होंने बहुत कम दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने ये मानना जारी रखा कि दुनिया एशिया के चारों ओर चक्कर लगाती है। अमेरिका या अटलांटिक और प्रशांत के नए ओशियानिक मार्गों पर नियंत्रण के लिए यूरोपीय लोगों के साथ होड़ करने की कोई कोशिश नहीं की। स्कॉटलैंड और डेनमार्क सरीखे अदने से राज्यों तक के कुछ खोजों और जीतो अभियान दल अमेरिका में भेजे थे, लेकिन इस्लामी दुनिया, हिंदुस्तान या चीन से खोजबीन या फतह के लिए ऐसा एक भी अभियान दल अमेरिका नहीं भेजा गया। जापान पहली ऐसी गैर यूरोपीय शक्ति थी जिसने एक सैन्य अभियान दल अमेरिका भेजने की कोशिश की थी। ये 1942 में हुआ था, जब एक जापानी अभियान दल ने अलास्का तट के 2 छोटे छोटे द्वीपों किस्का और एट्टू को जीता था। और इस प्रक्रिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के
10 सैनिकों और एक कुत्ते को कैद कर लिया था। जापानी लोग मुख्य भूभाग के करीब कभी नहीं पहुंच सके। ये तर्क देना बहुत मुश्किल है कि ऑटोमन या चीनी बहुत ज़्यादा दूर थे या उनके पास टेक्नोलॉजिकल, आर्थिक या सैन्य साधनों की कमी थी। जिन संसाधनों ने झेंग ही को 4020 में पूर्वी अफ्रीका पहुंचा दिया था, वे अमेरिका पहुंचने के लिए पर्याप्त रहे होने चाहिए थे। बात सिर्फ ये थी कि चीनियों की कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। अमेरिका को दर्शाने वाला पहली चीनी नक्शा 1602 के पहले तक जारी नहीं हुआ था और तब भी वो एक यूरोपीय मिशनरी द्वारा जारी किया गया था। 300 सालों तक यूरोपीय लोगों ने अमेरिका और ओशियाना, अटलांटिक और प्रशांत महासागर में निर्विवाद आधिपत्य का आनंद उठाया। इस दौरान उन इलाकों के एकमात्र उल्लेखनीय संघर्ष विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के बीच हुए थे। यूरोपीय लोगों द्वारा बटोरी गई दौलत और संसाधनों ने अंततः उन्हें एशिया पर हमला करने, उसके साम्राज्यों को परास्त करने और उसे अपने बीच बांट लेने में सक्षम बनाया। जब तक फारसी, हिंदुस्तानी और चीनी जागते और ध्यान देना शुरू करते, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। गैर यूरोपीय संस्कृतियों ने 20वीं सदी में जाकर ही एक वास्तविक भूमंडलीय दृष्टि अपनाई। ये उन निर्णायक कारकों में से एक है जिसने यूरोपीय वर्चस्व का खात्मा किया। इसीलिए अल्जीरियाई स्वाधीनता युद्ध 1954 से 1962 में अल्जीरियाई गुरिल्लों ने तादाद, टेक्नोलॉजी और आर्थिक दृष्टि से ज़बरदस्त बढ़त के साथ फ्रांसीसी सेना को परास्त किया। अल्जीरियाई इसलिए भारी पड़े क्योंकि उन्हें विश्व स्तरीय उपनिवेशवाद विरोधी समूह का समर्थन प्राप्त था और इसलिए कि उन्होंने इस बात की योजना तैयार की कि किस तरह विश्व मीडिया और साथ ही स्वयं फ्रांस के जनमत को अपने ध्येय के लिए इस्तेमाल किया जाए। छोटे से उत्तरी वियतनाम ने भीमकाय अमेरिका को जिस पराजय का स्वाद चखाया था, वो भी ऐसी ही रणनीति पर आधारित थी। गुरिल्ला बलों ने दर्शा दिया था कि अगर एक स्थानीय संघर्ष वैश्विक ध्येय की शक्ल ले लेता है तो महाशक्तियों को भी पराजित किया जा सकता है। इस पर विचार करना दिलचस्प है कि उस दशा में क्या हुआ होता अगर मोंतेजुमा स्पेन के जनमत को अपने पक्ष में मोड़ सका होता और स्पेन के प्रतिद्वंदियों पुर्तगाल, फ्रांस या ऑटोमन साम्राज्य का सहयोग हासिल कर सका होता। दुर्लभ मकड़ियां और विस्मृत लिपि। आधुनिक विज्ञान और आधुनिक साम्राज्य इस अनवरत एहसास से प्रेरित थे कि उनके ज्ञान के दायरे के परे कोई महत्वपूर्ण चीज़ थी जो उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, कोई ऐसी चीज़ जिसे खोजना और अपने नियंत्रण में ले लेना बेहतर होता। लेकिन विज्ञान और साम्राज्य का रिश्ता और भी गहरा था। साम्राज्य निर्माताओं की सिर्फ प्रेरणा ही नहीं बल्कि आचरण भी वैज्ञानिकों की प्रेरणाओं और आचरणों से गुथे हुए थे। आधुनिक यूरोपीय लोगों के लिए साम्राज्य खड़ा करना एक वैज्ञानिक परियोजना थी, वहीं वैज्ञानिक ज्ञान अनुशासन को स्थापित करना एक साम्राज्यवादी परियोजना थी। जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान को फतह किया था तो वे हिंदुस्तान के इतिहास का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए पुरातत्वविदों को, हिंदुस्तानी संस्कृति का अध्ययन करने के लिए मानव शास्त्रियों को, हिंदुस्तानी मिट्टी का अध्ययन करने के लिए भूगर्भ शास्त्रियों को या हिंदुस्तानी जीव जगत का अध्ययन करने के लिए जीव वैज्ञानिकों को अपने साथ लेकर नहीं आए थे। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जीता तो उन्होंने ये सारे काम किए। 10 अप्रैल 1802 को हिंदुस्तान के महासर्वेक्षण द ग्रेट सर्वे ऑफ इंडिया का आगाज हुआ था। ये 60 सालों तक चला। दसियों हजारों स्थानीय मजदूरों, अध्येताओं और गाइडों की मदद से अंग्रेजों ने सावधानी पूर्वक हिंदुस्तान का नक्शा तैयार किया, सरहदें खींची, दूरियां मापी, यहाँ तक कि पहली बार एवरेस्ट और हिमालय की दूसरी चोटियों की ठीक ठीक ऊंचाई का हिसाब लगाया। अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी प्रांतों के सैन्य संसाधनों और उनकी सोने की खदानों के स्थलों की छानबीन तो की ही, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान की मकड़ियों की दुर्लभ प्रजातियों की जानकारी भी इकट्ठा करने, रंग बिरंगी तितलियों का कैटलॉग तैयार करने, विलुप्त हिंदुस्तानी भाषाओं के प्राचीन स्रोतों का पता लगाने और विस्मृत खंडरों को खोदने का कठिन परिश्रम भी किया। मोहनजोदड़ो उस सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था जो 3000 ईसा पूर्व में फली फूली थी और ईसा पूर्व 1900 के आसपास नष्ट हुई थी।
अंग्रेजों के पहले के हिंदुस्तान के किसी शासक ने, मौर्यों, गुप्तों, दिल्ली के सुल्तानों और महान मुगलों ने भी इन खंडरों की ओर दोबारा नजरें उठाकर नहीं देखा था। लेकिन एक ब्रिटिश पुरातत्वविद सर्वेक्षण ने 1922 में इस स्थल की ओर ध्यान दिया। तब एक अंग्रेज दल ने इसकी खुदाई की और हिंदुस्तान की पहली महान सभ्यता का पता लगाया, जिसके बारे में किसी हिंदुस्तानी को जानकारी नहीं थी। अंग्रेजों की वैज्ञानिक जिज्ञासा का एक और प्रभावशाली उदाहरण क्यूनिफॉर्म लिपि का पढ़ा जाना था। ये वो मुख्य लिपि थी जिसका इस्तेमाल समूचे मध्य पूर्व में लगभग 3000 सालों तक किया जाता रहा था, लेकिन इसे पढ़ सकने वाला आखिरी इंसान शायद ईसा की पहली सदी की शुरुआत में कभी मर चुका था। तब के बाद से इस इलाके के निवासियों को अक्सर स्मारकों, शिलास्तंभों, प्राचीन खंडरों और बर्तनों के भग्नावशेषों पर यूनिफॉर्म में उकेरी गई इबारतें दिखने को मिलती थी, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि उन विचित्र नुकीली खरोंचों को कैसे पढ़ा जाए। तो जहाँ तक हमारी जानकारी है, उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की थी। यूनिफॉर्म की ओर यूरोपीय लोगों का ध्यान 1618 में गया, जब फारस में स्पेन का राजदूत प्राचीन पर्सिपोलिस के खंडरों को देखने गया, जहां उसने ऐसी इबारतें अंकित देखी जिसका मतलब उसे कोई नहीं समझा सका। इस अज्ञात लिपि की खबर यूरोपीय विद्वानों के बीच फैल गई और उसने उनकी उत्सुकता को भड़काया। 1657 में यूरोपीय अध्येताओं ने पर्सिपोलिस के यूनिफॉर्म मजमूनों की पहली प्रतिलिपि प्रकाशित की। इसके बाद एक के बाद एक और भी प्रतिलिपियां प्रकाश में आती गई और कोई 2 सदियों तक पश्चिम के अध्येता उन्हें पढ़ने की कोशिश करते रहे। कोई भी कामयाब नहीं हुआ। 1830 में हेनरी रॉलिंसन नामक एक अंग्रेज अधिकारी को फारस के बादशाह की फौज को यूरोपीय शैली में प्रकाशित करने फारस भेजा गया। अपने खाली वक्त में रॉलिंसन फारस की यात्राएं करता था और उसी दौरान एक दिन उसे स्थानीय गाइड जग्रोश पर्वत श्रृंखला के एक टीले पर ले गए और वहां उन्होंने उसे विशाल बेहिस्टन शिलालेख दिखाया। वो लगभग 15 मीटर ऊंचा और 25 मीटर चौड़ा था और उसे 500 ईसा पूर्व के आसपास शहंशाह डोरियस के आदेश पर उस टीले के अग्रभाग पर उत्कीर्ण किया गया था। वो यूनिफॉर्म लिपि में 3 भाषाओं में लिखा हुआ था, फारसी, इलामाइट और बेबीलोनियन। इस शिलालेख से स्थानीय आबादी भली भांति परिचित थी, लेकिन इसे पढ़ कोई नहीं सकता था। रॉलिंसन को यकीन हो गया कि अगर वो उस लिखावट को पढ़ सका तो इससे वो और अन्य अध्येता उन अनेक शिलालेखों और इबारतों को पढ़ने में सक्षम हो सकेंगे जिनकी खोज उस समय समूचे मध्य पूर्व में हो रही थी, और इस तरह वे एक प्राचीन और विस्मृत दुनिया का दरवाजा खोल सकेंगे। इन अक्षरों को पढ़ने की दिशा में पहले कदम के तौर पर इनकी एक ऐसी हूबहू नकल तैयार करना जरूरी था जिसे यूरोप भेजा जा सकता। रॉलिंसन ने मौत को चुनौती देते हुए ये काम किया और वो उन विचित्र अक्षरों की नकल तैयार करके उस खड़े ढलान पर चढ़ गया। उसने अपनी मदद के लिए कई स्थानीय लोगों को काम पर रखा, जिनमें सबसे उल्लेखनीय एक कुर्द लड़का था जो शिलालेख के ऊपरी हिस्से की नकल तैयार करने टीले के उस हिस्से तक चढ़ गया जो सबसे ज्यादा पहुंच से परे था। 1847 में यह अभियान पूरा हुआ और एक संपूर्ण और हूबहू नकल यूरोप भेज दी गई। रॉलिंसन अपनी इस कामयाबी से संतुष्ट होकर नहीं रह गया। एक सैनिक अधिकारी के तौर पर उसे सैन्य और राजनीतिक मुहिमों को भी पूरा करना जरूरी था, लेकिन जब भी उसे थोड़ा भी खाली समय मिलता वो उस लिपि को लेकर माथापच्ची करता रहता। उसने एक के बाद एक कई तरीके अपनाए और अंत में शिलालेख के पुरानी फारसी में लिखे गए हिस्सों को पढ़ने में कामयाब हो गया। ये सबसे आसान था क्योंकि पुरानी फारसी उस नई फारसी से बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं थी जिसे रॉलिंसन बखूबी समझता था। शिलालेख के इस पुरानी फारसी वाले हिस्से की समझ ने उसे वो कुंजी उपलब्ध करा दी जो उसे इलामाइट और बेबीलोनियन हिस्से के रहस्य का ताला खोलने के लिए ज़रूरी थी। वो विशाल दरवाज़ा एक झटके से खुल गया और उसके अंदर से प्राचीन किंतु जीवित स्वरों का एक प्रवाह फूट गया। सुमेरियाई बाजारों की हलचल,
असीरियाई शहंशाहों के फरमान, बेबीलोनियाई नौकरशाहों की बहसें। रॉलिंसन जैसे आधुनिक यूरोपीय साम्राज्यवादियों के प्रयासों के बगैर हमें प्राचीन मध्य पूर्वी साम्राज्यों के नियति के बारे में कोई खास जानकारी ना मिल सकी होती। एक अन्य उल्लेखनीय साम्राज्यवादी अध्येता था विलियम जोन्स। जोन्स हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल के जज के रूप में काम करने सितंबर 1783 में हिंदुस्तान आया था। वो हिंदुस्तान के आश्रयों से इतना सम्मोहित था कि अपने हिंदुस्तान आगमन के 6 महीने के भीतर ही उसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कर दी थी। ये एकेडमी संगठन एशिया की और खास तौर से हिंदुस्तान की संस्कृतियों, इतिहासों और समाजों के अध्ययन के लिए समर्पित था। 2 साल के भीतर जोन्स ने दी संस्कृत लैंग्वेज प्रकाशित कर दी, जो तुलनात्मक भाषा विज्ञान की नींव स्थापित करने वाली पुस्तक थी। इस पुस्तक में जोन्स ने संस्कृत, प्राचीन भारतीय भाषा जो हिंदू अनुष्ठानों की पवित्र भाषा बन चुकी थी, और ग्रीक तथा लैटिन भाषाओं के बीच आश्चर्यजनक समानताओं की ओर, साथ ही इन सारी भाषाओं और गॉथिक, सेल्टिक, प्राचीन फारसी, जर्मन, फ्रांसीसी और अंग्रेजी के बीच की समानताओं की ओर संकेत किया है। तदनुसार संस्कृत का माँ के लिए प्रयुक्त शब्द मात्र लैटिन में माँ के प्रयुक्त मैटर है और प्राचीन सेल्टिक में मैदिर है। जोन्स ने अनुमान लगाया कि इन सारी भाषाओं का एक शेयर्ड उद्यम होना चाहिए। इन्हें किसी एक ही ऐसी प्राचीन पूर्वज भाषा से विकसित होना चाहिए जो अब विस्मृत हो चुकी है। इस तरह वो पहला व्यक्ति था जिसने उस चीज की पहचान की जिसे बाद में इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के नाम से जाना गया। द संस्कृत लैंग्वेज एक प्रभावशाली अध्ययन था, सिर्फ जोन्स की साहसिक उस सटीक परिकल्पना की वजह से नहीं, बल्कि उस व्यवस्थित पद्धति की वजह से भी जो उसने भाषाओं की तुलना करने के लिए विकसित की थी। इस पद्धति को दूसरे अध्येताओं ने भी अपनाया, जिससे वे दुनिया की तमाम भाषाओं के विकास का व्यवस्थित अध्ययन करने में सक्षम हुए। भाषा विज्ञान को उत्साहपूर्ण साम्राज्यवादी समर्थन हासिल हुआ। यूरोपीय साम्राज्यों का विश्वास था कि कारगर ढंग से शासन करने के लिए उन्हें अपनी अधीनस्थ प्रजाओं की भाषाओं और संस्कृतियों का समुचित ज्ञान होना चाहिए। हिंदुस्तान आने वाले अंग्रेज अधिकारियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे 3 साल कलकत्ता कॉलेज में बिताएं, जहां उन्हें अंग्रेजी कानून के साथ साथ हिंदू और मुस्लिम कानून, ग्रीक और लैटिन के साथ साथ संस्कृत, उर्दू और फारसी और गणित, अर्थशास्त्र तथा भूगोल के साथ साथ तमिल, बंगाली और हिंदुस्तानी संस्कृति का अध्ययन करना होता था। भाषा विज्ञान का अध्ययन स्थानीय भाषाओं की संरचना और व्याकरण को समझने में अकूत मदद उपलब्ध कराता था। विलियम जोन्स और हेनरी रॉलिंसन जैसे लोगों के काम की बदौलत यूरोपीय विजेता अपने साम्राज्यों को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। दरअसल उससे कहीं ज्यादा बेहतर ढंग से जितना पहले के विजेता समझते थे, या जितना स्वयं स्थानीय आबादी समझती थी। उन्हें अपने से बेहतर ज्ञान का जाहिर तौर पर व्यावहारिक लाभ मिला। इस तरह के ज्ञान के बगैर हास्यास्पद रूप से छोटी सी संख्या में अंग्रेज 2 सदियों तक सैकड़ों लाखों हिंदुस्तानियों पर हुकूमत करने, उनका दमन और शोषण करने में कामयाब नहीं हो सके होते। समूची 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के दौरान 5000 से कम अंग्रेज अधिकारी, लगभग 40,000 से 70,000 अंग्रेज सैनिक और शायद 1 लाख अंग्रेज व्यापारी, पिछलग्गू, बीवियां और बच्चे 3,000 लाख हिंदुस्तानियों पर विजय प्राप्त करने और उन पर शासन करने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन ये व्यवहारिक फायदे एकमात्र वजह नहीं थे जिससे कि साम्राज्यों ने भाषा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल और इतिहास के अध्ययन के लिए पैसा उपलब्ध कराया था। ये तथ्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं था कि विज्ञान साम्राज्यों को विचारधारात्मक औचित्य उपलब्ध कराता था। आधुनिक यूरोपीय लोगों को ये विश्वास हो गया था कि नया ज्ञान हासिल करना हमेशा अच्छा होता है। साम्राज्यों द्वारा निरंतर नए ज्ञान के प्रवाह को उत्पन्न करते रहने का तथ्य उन्हें प्रगतिशील और विश्वसनीय उद्यमों की छवि प्रदान करता था। आज भी भूगोल, पुरातत्व और वनस्पति विज्ञान जैसे विज्ञानों के इतिहास यूरोपीय साम्राज्यों को श्रेय देने से बच नहीं सकते।
वनस्पति विज्ञान के इतिहास के पास ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासियों की पीड़ा के बारे में कहने के लिए लगभग कुछ नहीं है, लेकिन जेम्स कुक और जोसेफ बैक्स के बारे में कहने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ जरूर होता है। इसके अतिरिक्त साम्राज्यों द्वारा इकट्ठे किए गए नए ज्ञान ने कम से कम सैद्धांतिक स्तर पर यह मुमकिन किया कि जीती गई आबादियों को उससे लाभान्वित किया जा सके और प्रगति का लाभ उन्हें मिल सके, उन्हें चिकित्सा और शिक्षा सुलभ कराई जा सके, उनके लिए रेल मार्ग और नहरें बनाई जा सके, उनके लिए न्याय और समृद्धि सुनिश्चित किया जा सके। साम्राज्यवादियों का दावा था कि उनके साम्राज्य महज शोषण के विराट उद्यम नहीं हैं, बल्कि गैर यूरोपीय प्रजातियों की खातिर संचालित की गई परोपकारी परियोजनाएं हैं। रूडयार्ड किपलिंग के शब्दों में द वाइट मैन्स बर्डन। निश्चय ही वास्तविकताओं ने अक्सर इस मिथक को खोखला साबित किया था। अंग्रेजों ने 1764 में हिंदुस्तान के सबसे समृद्ध प्रांत बंगाल को जीता था। नए शासकों की दिलचस्पी खुद को संपन्न बनाने के अलावा और किसी चीज में नहीं थी। उन्होंने एक ऐसी विनाशकारी आर्थिक नीति अपनाई थी जो कुछ साल बाद बंगाल के विराट अकाल का कारण बनी थी। इस अकाल की शुरुआत 1769 में हुई। 1770 में ये विनाशकारी स्तर पर जा पहुंचा और 1773 तक जारी रहा। लगभग 100 लाख बंगाली यानी प्रांत की आबादी के 1/3 लोग इस विपत्ति का शिकार होकर मरे थे। सच तो यह है कि ना तो दमन और शोषण का आख्यान ही तथ्यों से पूरी तरह से मेल खाता था और ना ही व्हाइट मैन्स बर्डन का आख्यान। यूरोपीय साम्राज्यों ने बड़े पैमाने पर ऐसा बहुत कुछ भिन्न भिन्न किया था कि आप उनके बारे में जो कुछ भी कहना चाहें, आप उनके पक्ष में ढेर सारे उदाहरण पा सकते हैं। आपको लगता है कि ये साम्राज्य दुनिया भर में मौत, दमन और अन्याय को फैलाने वाले शैतानी दैत्य थे। आप इनके गुनाहों से एक समूचा विश्वकोश आसानी से भर सकते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने नई मशीनों, बेहतर आर्थिक परिस्थितियों और ज़्यादा सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए अपने अधीनस्थ लोगों के हालात सुधारे। आप उनकी उपलब्धियों से एक और विश्वकोश भर सकते हैं। विज्ञान के साथ अपने घनिष्ठ सहयोग के कारण उनके पास इतनी शक्तियां थी और उन्होंने दुनिया को इस हद तक बदल दिया था कि शायद उन पर आसानी से शुभ या अशुभ का लेबल नहीं चिपकाया जा सकता। उन्होंने दुनिया को वो शक्ल दी है जिस शक्ल में हम उसे जानते हैं, जिसमें वे विचारधाराएं भी शामिल हैं जिनकी मदद से हम उन्हें जांचते हैं। लेकिन विज्ञान का उपयोग साम्राज्यवादियों द्वारा कहीं ज़्यादा भयावह उद्देश्यों के लिए भी किया गया था। जीव विज्ञानियों, मानव शास्त्रियों और भाषा विज्ञानियों तक ने इस बात के वैज्ञानिक सबूत उपलब्ध कराए कि यूरोपीय लोग तमाम दूसरी नस्लों से श्रेष्ठ हैं और इसलिए इन दूसरी नस्लों पर हुकूमत करना उनका हक है। विलियम जोन्स की इस स्थापना के बाद कि सारी इंडो यूरोपियन भाषाएं एक ही प्राचीन भाषा की वंशज हैं, बहुत से अध्येता ये पता लगाने को उत्सुक हो उठे कि उस भाषा को बोलने वाले कौन लोग रहे होंगे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सबसे शुरुआती संस्कृत भाषी लोग, जिन्होंने 3000 साल पहले मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान पर आधिपत्य स्थापित किया था, खुद को आर्य कहते थे। प्राचीनतम फारसी भाषा बोलने वाले खुद को आइरिया कहते थे। परिणामतः यूरोपीय अध्येताओं ने यह अनुमान लगाया कि संस्कृत और फारसी को जन्म देने वाली आद्य भाषा को बोलने वाले लोग निश्चय ही खुद को आर्य कहते होंगे। क्या ये मात्र संयोग हो सकता है कि हिंदुस्तानी, फारसी, ग्रीक और रोमन जैसी शानदार सभ्यताओं की स्थापना करने वाले सारे के सारे लोग खुद को आर्य कहते थे? इसके बाद अंग्रेज, फ्रांसीसी और जर्मन अध्येताओं ने मेहनती आर्यों से संबंधित भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत का प्राकृतिक वर्ण के डार्विन के सिद्धांत से मेल कराते हुए ये प्रतिपादित किया कि आर्य महज एक भाषाई समूह नहीं था, बल्कि एक जैविक सत्ता, एक नस्ल थी। और महज कोई भी नस्ल नहीं, बल्कि लंबे महीन बालों वाले, नीली आंखों वाले, मेहनती और अतिशय बुद्धिमान मनुष्यों की एक नस्ल, जो समूची दुनिया में संस्कृति की बुनियाद रखने के लिए उत्तर के धुंधलके से प्रकट हुई थी।
खेद की बात यह थी कि जिन आर्यों ने हिंदुस्तान और फारस पर आक्रमण किया था, उन्होंने इन मुल्कों के स्थानीय निवासियों से विवाह कर लिए और इस तरह अपना गौर वर्ण और सुनहरे भूरे बाल और इन्हीं के साथ साथ अपनी बुद्धिमत्ता और कर्मठता को गंवा दिया। नतीजतन हिंदुस्तान और फारस की सभ्यताओं का क्षरण हुआ। दूसरी तरफ यूरोप में आर्यों ने अपनी नस्लीय शुद्धता को बरकरार रखा। यही वजह है कि यूरोपीय लोग दुनिया को जीतने में कामयाब रहे और यही वजह थी कि वे दुनिया पर हुकूमत करने के काबिल थे। यदि उन्होंने हीन नस्लों के साथ मिश्रित ना होने की सावधानी नहीं बरती होती तो ऐसा नहीं हो पाता। इस किस्म की नस्लवादी परिकल्पनाएं जो कई दशकों तक प्रतिष्ठित और सम्मानित रही, वैज्ञानिकों और राजनेताओं के बीच समान रूप से अभिशाप बन गई हैं। लोग नस्लवाद के खिलाफ वीरतापूर्ण संघर्ष जारी रखे हुए हैं, बिना इस ओर ध्यान दिए कि लड़ाई का मैदान बदल चुका है और साम्राज्यवादी विचारधारा में जो जगह नस्लवाद की हुआ करती थी, वो जगह अब संस्कृतिवाद ने ले ली है। इस तरह का कोई शब्द नहीं है, लेकिन इस शब्द का चयन हम अपने वक्त के लिए कर रहे हैं। आज के अभिजात्य वर्ग में विभिन्न मनुष्य समुदायों के बीच तुलनात्मक योग्यताओं के बारे में किए जाने वाले दावे नस्लों के बीच के जैविक भेदों के बजाय संस्कृतियों के बीच के ऐतिहासिक भेदों की पदावली का सहारा लेते हैं। अब हम ये नहीं कहते हैं ये तो उनके खून में है, हम कहते हैं ये उनकी संस्कृति में है। इस तरह अपने मुल्क में मुसलमानों के बसने का विरोध करने वाले यूरोप के दक्षिणपंथी दल नस्ल परक पदावली से परहेज करने का ध्यान रखते हैं। मेगिन ले पेन के भाषण लिखने वालों ने अगर ये सुझाव दिया होता कि फ्रंट नेशनल की नेता टेलीविज़न पर जाकर ये घोषणा करे कि हम नहीं चाहते कि वे हीन सीमाइट यानी कि मुसलमान हमारे आर्य रक्त को पतला करे और हमारी आर्य सभ्यता को बर्बाद करे, तो इस भाषण लिखने वालों को तुरंत बाहर निकाल दिया जाता। इसके बजाय फ्रेंच फ्रंट नेशनल, द डच पार्टी फॉर फ्रीडम, द अलायंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ऑस्ट्रिया और इन जैसे दूसरे संगठन ये कहने की कोशिश करते हैं कि यूरोप में विकसित हुई पश्चिमी संस्कृति लोकतांत्रिक मूल्यों, सहिष्णुता और लैंगिक बराबरी के लिए जानी जाती है, जबकि मध्य पूर्व में विकसित हुई मुस्लिम संस्कृति के लक्षणों में श्रेणीपरक राजनीति, कट्टरतावाद और स्त्री द्वेष जैसी प्रवृत्तियां शामिल हैं। चूंकि ये दोनों संस्कृतियां इतनी अलग हैं और चूंकि ज़्यादातर मुसलमान प्रवासी पश्चिमी मूल्यों को अपनाने को लेकर अनिच्छुक हैं, इसलिए उन्हें देश में घुसने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वे हमारे अंदरूनी टकरावों को भड़काकर यूरोपीय लोकतंत्र और उदारतावाद को खोखला कर दें। इस तरह के संस्कृतिवादी तर्क मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, जो तथाकथित संस्कृतियों के टकराव और विभिन्न संस्कृतियों के बीच के बुनियादी भेदों पर बल देते हैं। ये सही है कि इस तरह के तर्कों को सभी इतिहासकार और मानवशास्त्री स्वीकार नहीं करते या इन तर्कों के राजनैतिक इस्तेमाल का समर्थन नहीं करते, लेकिन जहां आज के जीव विज्ञानियों को नस्लवाद को नकारने में कोई कठिनाई नहीं होती और वे आसानी से ये समझा देते हैं कि आज के समय की इंसानी आबादियों के बीच के जैविक फर्क बहुत मामूली किस्म के हैं, वहीं संस्कृतिवाद को नकारना इतिहासकारों और मानवशास्त्रियों के लिए मुश्किल होता है। आखिरकार अगर इंसानी संस्कृतियों के बीच के भेद मामूली हैं तो हमें उनके अध्ययन के लिए इतिहासकारों और मानवशास्त्रियों को भुगतान क्यों करना चाहिए। वैज्ञानिकों ने व्यावहारिक ज्ञान, विचारधारात्मक औचित्य और टेक्नोलॉजिकल उपकरणों से युक्त साम्राज्यवादी परियोजनाएं मुहैया कराई हैं। ये अत्यंत संदेहास्पद है कि इस योगदान के बिना यूरोपिया दुनिया को जीत सके होते। विजेताओं ने इस एहसान के बदले वैज्ञानिकों को सूचना और संरक्षण उपलब्ध कराया है, उन्हें तमाम तरह की अजीबोगरीब और आकर्षक परियोजनाओं के लिए धन और संसाधन उपलब्ध कराए हैं और दुनिया के सुदूर कोनों तक सोच विचार के वैज्ञानिक ढंग का प्रचार प्रसार किया है। इसमें संदेह है कि साम्राज्यवादी समर्थन के बिना आधुनिक विज्ञान इतनी तरक्की कर सका होता। ऐसे बहुत गिने चुने वैज्ञानिक अनुशासन हैं जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत साम्राज्यवादी उन्नति के गुलामों के तौर पर नहीं की थी और
जिनकी खोजों, संग्रहों, इमारतों और स्कॉलरशिप के बड़े हिस्से सेना के अधिकारियों, नौसेना के कप्तानों और साम्राज्यवादी गवर्नरों की उदारतापूर्ण मदद की ऋणी नहीं हैं। जाहिर है कि ये पूरा किस्सा नहीं है। विज्ञान को सिर्फ साम्राज्यों का ही नहीं बल्कि दूसरी संस्थाओं का समर्थन भी हासिल हुआ था और यूरोपीय साम्राज्य विज्ञान से इतर दूसरे कारकों की बदौलत भी उत्पन्न और विकसित हुए थे। विज्ञान और साम्राज्य दोनों के ही तेज रफ्तार उत्थान के पीछे खास तौर से एक महत्वपूर्ण ताकत छिपी है, पूंजीवाद। अगर दौलत की तलाश में लगे व्यापारी ना होते तो कोलंबस अमेरिका ना पहुंचा होता, जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया ना पहुंचा होता और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर वो छोटा सा कदम कभी न रख पाया होता। चैप्टर 16 पूंजीवादी पंथ।